हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एक्सेल के कई सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने आपको एक्सेल का एकदम स्टार्टिंग यानी कि बेसिक लेवल से आपको बताया हो। जो नए यूजर्स होते हैं जिन्हें एक्सेल के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी हमारे वीडियोज़ को समझने में, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमने बेसिक लेवल से लेकर के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है, किस प्रकार से आप इसमें फॉर्मूलास लगाते हैं, किस प्रकार हम लोग चार्ट तैयार करते हैं, कैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी दे दें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप बना हुआ है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, इसको हम लोग टूल बार भी बोल सकते हैं। और जो भी इसके अंदर में फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, जिसका हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेम बॉक्स। ये क्या करता है, ये सारे आप देखेंगे नीचे आप जब आएंगे यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। जब किसी भी सेल में हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे एक्यूरेटली एकदम शो होगा। ठीक उसी के बगल में आपको फार्मूला बार दिया गया है। जब हम किसी भी सेल में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फार्मूलास लंबे होते हैं जिसको हम लोग इजीली नहीं देख पाते, तो वो पूरा फार्मूला आपको यहाँ पे शो होगा, इसीलिए इसको हम लोग फार्मूला बार, यहाँ पे इसका नेमिंग भी आपको शो हो रहा होगा। और जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, ये सारा आपका रो का नंबरिंग किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ABCD इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉलम का नंबरिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम डाउन कर सकते हैं, डाउन अप डाउन कर सकते हैं। और ये आपका भी स्क्रॉल बार है, ये क्या करता है, पेज को लेफ्ट राइट करने का काम करता है। तो ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्क की ओर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कस्टम लिस्ट या सीरीज किसको बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं जनवरी और फरवरी, जैसे हमने लिखा, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक बॉक्स का आइकॉन देखने को मिलता है। आपको सिंपली करना क्या है, उस बॉक्स को पकड़ के नीचे ड्रैग करना है। तो जैसे ही हम ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए कि जनवरी से दिसंबर तक का पूरा जो यहाँ पे नेमिंग डेटा था वो यहाँ पे फिल हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज या कस्टम लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे मंडे लिखा और यहाँ पे ट्यूसडे लिखा। अब इसको सेलेक्ट करके वापस से ड्रैग कर रहे हैं तो वो भी डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल हो रहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से जो सीरियल नंबर होते हैं इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसको भी हम लोग सीरीज ही बोलेंगे। इसको हम मैनुअली भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, तैयार करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि इसके सिस्टम में अवेलेबल ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अपने दोस्तों के नाम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ दोस्तों के नाम ऐड कर लिया है ताकि हम आपको इसको कस्टम सीरीज बना करके आपको दिखा दें, या कस्टम लिस्ट बोलते हैं उसको भी हम दिखा दें। दोनों एक ही चीजें होती हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग तैयार करते हैं। आपको जाना है फाइल में, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको आना है यहाँ पे एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी सीरीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जैसे जनवरी का आया, मंडे का आया, वो सीरीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है और वो है नंबरिंग का, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे नेम ऐड किया है इसको हमको सीरीज बना करके यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट के बगल में एक ब्लैंक सेल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपोर्ट का एक आइकॉन देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली जो भी नेम हमने ऐड किया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इंपोर्ट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट एंट्री यहाँ पे आ चुका है और साथ ही में यहाँ पे उसका लिस्ट भी बन चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और एक बार हम यहाँ पे ओके कर देंगे।
अब यहाँ पे हमारा जो सीरीज था वो बन करके तैयार हो चुका है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट नेम को टाइप करेंगे और इस बॉक्स को पकड़ के वापस से नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए जो नेम हमने यहाँ पे टाइप करके दिया था वही नेम यहाँ पे आपको आ जाएगा। ये काम करता है यदि हम एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज भी कर देंगे तब पर भी ये वहाँ पे सेव रहेगा। बाद में आप जब भी आकर के एक्सेल ओपन करते हैं और वहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे वह लिस्ट ऑटोमेटिकली सेव रहेगा, आपको बार बार इस सीरीज को बनाना नहीं पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे आप सीट्स देख रहे हैं इसका क्या यूज है, इस पे हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इसको हम लोग एक वर्कशीट भी बोल सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास एक ही मौजूद है। यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकॉन देखने को मिल रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू वर्कशीट आ जाएगी। फिर दोबारा हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे और एक न्यू वर्कशीट आ जाती है। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई वर्कशीट आपने ज़्यादा ले लिया है और उसको डिलीट करना है तब आप सिंपली इस शीट पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे वह शीट डिलीट हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 या सीट 4 इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, आपको यदि इसका नेम को चेंज करना है तब देखिए आप कैसे करेंगे। सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है रीनेम। रीनेम पर आपको क्लिक करना है और जो भी नेम आप इस सीट का देना चाहते हैं दे टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा तो उसका नेम आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी सीट्स का जो कलर है वह भी आपको इक्वल ही देखने को मिल रहा है, तो आप चाहें तो सीट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इसका नेम चेंज किया था तो इसी का हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टैब कलर और यहाँ पे आकर के आपको जो भी कलर देना है उस पर क्लिक कीजिए और देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे वर्कशीट था उसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे पूरे वर्कशीट का कलर चेंज नहीं होता है, जो अब आप नेम इसका जो देंगे केवल वही सेक्शन का ही कलर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम जो भी सीट पर काम कर रहे होते इसी पूरे सीट को हमको कॉपी करना है। तो काफ़ी ज़्यादा यदि हम काम कर रहे हों, काम कर लिए हैं एक सीट में, तो उस पूरे सीट की डेटा को सेलेक्ट करके दूसरे सीट में कॉपी करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि सीट 1 पे हमने काम किया है, इसका हमको एक डुप्लीकेट तैयार करना है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली सीट 1 पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूव और कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करना है। मूव टू एंड कर देंगे क्योंकि जब हम सीट 1 का कॉपी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये लास्ट में आए, तो हम मूव टू एंड कर देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीट 1 का एक दूसरा कॉपी यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो डुप्लीकेट भी बना करके रख सकते हैं अपने वर्कशीट का। चलिए मैं आपको यहाँ पे सीट को कॉपी करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ। आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे लाइनिंग जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, कंट्रोल और ऑल्ट एक साथ प्रेस कीजिएगा। अब इसको ड्रैग कीजिए, जैसे आप ड्रैग करके लेके जाएंगे कहीं पर भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीट 1 का एक तीसरा कॉपी भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप फास्ट तरीके से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। और यदि कहीं पे मूव करना हो, जैसे इसको आपको लेकर के जाना है सीट 1 के बगल में, तब आप सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए और जहाँ पर भी आपको लेके जाना है आप सिंपली उसको वहाँ पे रख दीजिएगा, तो यहाँ से वो सीट यहाँ पे मूव कर जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि सेल को हम लोग नंबर, डेट, टाइम इस प्रकार की फॉर्मेट में कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, लेकिन क्या ये जो कॉलम पूरा है या जो भी सेल है वो नंबर फॉर्मेट में है? तो ये नहीं है। ये पता कैसे के चलता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हम जैसे पूरा कॉलम पे चेक करना चाहते हैं तो डी पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल ही फॉर्मेट सेलेक्ट है, यानी कि ये नंबर फॉर्मेट में अभी नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको फिलहाल मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ए में हम यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेट,
बी में हम यूज़ करते हैं डेट फॉर्मेट और सी में यूज़ करेंगे टाइम फॉर्मेट। ये तीनों चीज़ें मैं आपको डिटेल में अभी बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, इस प्रकार से हमने लिखा, लेकिन ये जो सेल है ये नंबर फॉर्मेट में है, तो अभी फ़िलहाल ये नहीं है। देखिए राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में आइएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल फॉर्मेट ही सेलेक्ट है। इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर पे क्लिक करना होगा, और यदि आपको डेसिमल चाहिए तब आप डेसिमल लीजिएगा, अन्यथा इस डेसिमल को डिलीट करके आप 0 कर दीजिए और सिंपली ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट हो गया है इस सेल का वो हो चुका है नंबर फॉर्मेट में। तो हम सिंपली अभी ड्रैग कर देते हैं, तो 10 तक हमने नंबर फॉर्मेट ले लिया। अब यहाँ पे हमको लेना है डेट फॉर्मेट। जैसे अभी हम लोग लेते हैं आज ही का करंट डेट ले लेते हैं। जैसे 3 तारीख है, सॉरी 3रा महीना है और 6 तारीख आज का है और 2023 चल रहा है। एंटर प्रेस करते हैं। अब देखेंगे कि क्या ये डेट फॉर्मेट में है, तो हम सिंपली इसको वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे, तो ये भी अभी किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, डेट में आएंगे। अब यहाँ पे हमको डेट के कई तरह के डिज़ाइंस फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मेट लेते हैं और ओके कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये हैशटैग बता रहा है, तो सिंपली इसको स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम इसका वेट बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आज मंडे है और मार्च 6 चल रहा है 2023, तो इस प्रकार से ये डेट फॉर्मेट लग गया है। अब यहाँ पे यदि हम इसको ड्रैग कर देते हैं तब देखेंगे कि जो भी डेट होंगे आगे के वो सारे डेट यहाँ पे आएंगे एकदम एक्यूरेटली डेट फॉर्मेट में। तो ये होता है डेट फॉर्मेट सही तरीके से लगाने का यूज़। अब यहाँ पे यदि हम लगाते हैं कि यहाँ पे 11 बजा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मेट हम देते हैं। अब इसको हम वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पे टाइम में जाते हैं। टाइम फॉर्मेट अब लगाने वाले हैं। अब जैसे हम इसको ये वाला टाइम फॉर्मेट देते हैं, चलिए पूरा डिटेल वाला ले लेते हैं और सिंपली ओके करते हैं। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए कि हमारा टाइम का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से हो चुका है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारा जो टाइम का फॉर्मेट है वो देखिए एकदम एक्यूरेटली है। तो इस तरह से यदि आप यूज़ करते हैं ना, तो सही बता रहा हूँ एक्सेल में आपको प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। बार बार डेट ऐड कीजिएगा, टाइम ऐड कीजिएगा, फॉर्मेट यूज़ कीजिए, ड्रैग कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉन्ट में जो दिए हुए फंक्शंस है इसका यूज हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको मिलता है फॉन्ट स्टाइल, यानी कि फॉन्ट का जो भी डेम होते हैं, टेक्स्ट का जो भी स्टाइल होता है वो सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट का जो भी स्टाइल नेम था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक ए है जिसमें आपको इंक्रीज करने के लिए अप एरो की दिया हुआ और एक छोटा सा ए है जिसमें डाउन एरो की दिया हुआ। इसका भी काम दोस्तों वही है। इस पर आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B, तो ये बोल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I आप प्रेस कीजिएगा तो आप इटैलिक कर लेते हैं। और यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए आप U प्रेस कीजिए तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में भी यहाँ पे आपको कई तरह के फॉर्मेट शायद वर्ड में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल में केवल 2 ही फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। या तो आप एक सिंगल लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं या आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल में अंडरलाइन के लिए कोई भी डिज़ाइनिंग फॉर्मेट देखने को नहीं मिलता है। अब जो भी डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यदि इस पर आपको बॉर्डर लगाना है तो अब आप इसका यूज़ कीजिएगा। आप बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिए इसके ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर, कई तरह के यहाँ पे बॉर्डर फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपको कोई सा भी आप बॉर्डर फॉर्मेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा बॉर्डर फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा यदि आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइन कलर। शायद ये ड्रॉ करने पे काम करेगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लाइन कलर पे जाते हैं और यहाँ पे हम कोई जैसे एक रेड कलर ले लेते हैं। अब देखिए पेंसिल का एक आइकॉन आ चुका है, जैसा कि मुझे लग रहा था कि ड्रॉ करने पर ही ये काम करेगा। अब हम सिंपली इसको ड्रैग करेंगे
तो देखिए हमारे उस लाइन का कलर क्या हुआ कि यहाँ पे रेड में कन्वर्ट होता जा रहा है। जिस भी लाइन पर हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ का ये कलर चेंज कर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लाइन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन के कई तरह के आपको स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने कलर लगाया था उसी प्रकार से आप लाइन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। लाइन स्टाइल पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए कि उसका लाइन स्टाइल अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्लिक हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है फिल कलर। जिस भी कलर में हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि उस जो भी सेल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसके बैकग्राउंड में ये एक कलर को फिल कर दे रहा है, यानी कि एक हाईलाइट करने का भी आप बोल सकते हैं। तो हमने येलो कलर फिल किया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट कलर के लिए है, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पूरे टेक्स्ट का कलर ये चेंज कर दे रहा है। तो अभी हमने पूरे फॉन्ट के बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट की ओर। अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि शायद ही आपने एक्सेल में दोबारा यूज़ किया होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं अरेंजमेंट में, सेंटर में कैसे लाना है, लेफ्ट साइड में कैसे रखना है या राइट साइड में कैसे रखना है, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे जब हम देखिए इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम पे ना करके हम केवल इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए इसको हम ड्रैग कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स आ जाएगा। इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये एक बॉक्स ये बड़ा हो चुका है इसका सेक्शन। यदि हमको पूरे का सेक्शन ही ऐसा एक्यूरेटली रखना है तब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो सेक्शन है, जो भी साइज है वह सभी का हो जाएगा। अब देखिए हम बताने क्या चाह रहे थे आपको कि जैसे ये सेल आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो इसमें जो भी डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ वो एकदम नीचे डाउन साइड में आपको देखने को मिल रहा है। इसको आपको यदि सेंटर में लाना है तब आप यहाँ पे देखेंगे कि मिडिल अलाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ऊपर ले जाना है तब आप यहाँ को टॉप अलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही कमाल का चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये लाइन को ये टच कर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें और भी ज़्यादा गैपें देखने को मिले हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंपली हम कॉलम पर क्लिक करेंगे। अलाइनमेंट में ही आपको यहाँ पे दो ऐसे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं इंडेंट का। एक क्या करता है, इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज करता है। जैसे यदि हम डिक्रीज पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल ये लेफ्ट में प्रॉपर तरीके से है, तो ये डिक्रीज अभी आपको देख नहीं रहा कि काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है, और थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। देखिए डिक्रीज का हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग इसको राइट साइड में रखेंगे और हम लोग इसको डिक्रीज पर क्लिक करते हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है ये पूरा इस डायरेक्शन में सट जा रहा है। और इंक्रीज पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इधर से भी आपको स्पेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इंडेंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए अलाइनमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज। तो यहाँ पे जैसे हम कोई हेडिंग बना रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया इस प्रकार से, अब ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट दो सेल को कवर कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरा एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए, तब हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक टेक्स्ट होगा आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेंजमेंट के अंदर में ही मर्ज एंड सेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए कि यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है लेकिन ये पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कई बार हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमको एक ही सेल है, हम यहाँ पे कोई भी डेटा लिख रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये इस सेल को छोड़ करके इस सेल में ना जाने के बजाय इस सेल के नीचे आ जाए इसी में, तब इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सिंपली इस सेल को क्लिक करके रखे रहेंगे और यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेक्स्ट आपके दूसरे सेल को डिस्टर्ब कर रहा था वो प्रॉपर तरीके से इसी कॉलम का जो आपका वेट है उसी के अंदर में ये एडजस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इसका डायरेक्शन हम किस प्रकार से चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अरेंजमेंट में ही आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
तो ये इस प्रकार से डाउन का डायरेक्शन आ गया। लेकिन ये क्या किया कि आपके टेक्स्ट का ही फॉर्मेट चेंज कर दे रहा है, टेक्स्ट का डायरेक्शन कर दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो हमारा है वो जैसा फील था वैसे ही रहे, इसका पूरा इसका खाली बॉक्स का डायरेक्शन आपको चेंज करके दे। तो देखिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट सेल में आइएगा, यहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिल जाता है, इस पर आ जाइए। अब यहाँ पे आपको मिलता है डिग्री ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो ये माइनस का डायरेक्शन होगा, -30 डिग्री। ओके कीजिए तो अब आप देखेंगे कि यह -30 डिग्री की फॉर्मेट में आ चुका है। इसी प्रकार से यदि आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है, हम लोग 23 डिग्री के करीब करीब ले लेते हैं, ओके करते हैं, तब आप देखिए कि ये 23 डिग्री के एंगल में आ चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक फिक्स एंगल यहाँ पे बना हुआ है जिस पे हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हम फॉर्मेट सेल अरेंजमेंट में आएंगे तब आप यहाँ पे आप उसका जो भी एंगल है आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें थी उनके बारे में जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज को किस प्रकार हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस सेट को हम छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट में जहाँ पे हम सीखते हैं फॉर्मूलाज का यूज़ करना। तो जो भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लेते हैं, इस प्रकार से इन सभी नंबर्स को हमको प्लस यानी कि जोड़ करके देना है। तब आपको देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है एक फार्मूला का आइकॉन। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सम। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें करना नहीं है। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस सेल में ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लग चुका है। साथ ही में हमारा जो सेल है उसका रेंज भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आपको दे देता है। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि इस सभी का टोटल करके ये आपको दे दे रहा है। इसी प्रकार से यदि हम इसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, इस सेल में ले जाके पेस्ट करते हैं, अब हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तब हम सिंपली यहाँ पे फार्मूला में जाएंगे, एवरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एवरेज का फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाता है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस पूरे टोटल का एवरेज जो होता है वो निकाल करके आपको दे देगा। यानी कि इस नंबर में जो भी इसका एवरेज आएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम इस डेटा को कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अब हम इसका निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, क्लिक कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये रहा। उसके बाद यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तब आपको सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। चलिए इसके फार्मूला पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू भी निकल करके आ जाता है। तो ये काफ़ी फास्ट हो जाता है ताकि आपको फार्मूला लगाना नहीं पड़ता, सिंपली आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली इन सभी फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला की बात चली रही है तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला अपने तरीके से बना करके बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि ये पिंटू और इस सेल में हम लोग लिखते हैं कुमार लिख देते हैं। अब ये जो दो नेम हमने लिखा है ये दो अलग अलग सेल में है, इन दोनों नेम को हमको एक साथ जोड़ करके फार्मूला की मदद से निकालना है। तब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो फर्स्ट नेम है इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड का सिंबल देते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद में वापस से हम लोग ऐड का सिंबल देते हैं और दूसरे नेम को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तब यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, दो अलग अलग सेल में नेम है लेकिन हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सेल में जो नेम थे उसको एक साथ जोड़ करके आपको यहाँ पे ये दे देगा। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला यदि आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे चलिए हम इसको थोड़ा सा शो करा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फार्मूला बार में यहाँ पे आपको जो भी फार्मूला हमने यूज़ किया वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं। कुछ नहीं किया दोस्तों, इक्वल टू दिया है, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, एंड और इन्वर्टेड कॉमा एंड दिया है, केवल फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूला का। एक्सेल में एक लॉजिक फंक्शन भी होता है जिसको हम लोग फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो भी स्कूल या कॉलेज का रिजल्ट होता है उसमें पास और फेल लिखा होता है।
इस प्रकार से एक्सेल में भी ऐसा कंडीशन होता है जिसकी मदद से हम पास और फेल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं। अब इसमें हमको पास और फेल पता करना है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। यदि आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तब आप किसी भी डेटा में इसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ का फॉर्मूला, इक्वल टू इफ़ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लॉजिक टेस्ट देना है। तो देखिए सबसे पहले लॉजिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, 45 जो नंबर हमने लिया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग ग्रेटर देन देते हैं कि ये संख्या यदि 33 से ज़्यादा है तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। कॉमा देना है आपको। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा और यदि ये संख्या ट्रू होती है तब जाकर के आपको ये पास बताएगा, अन्यथा आपको ये क्या बताएगा, कॉमा दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा और यहाँ पे फेल टाइप कर दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तब बता रहा है ये पास। क्यों? क्योंकि जो संख्या हमने इसको दिया था 33 से ज़्यादा है ये संख्या, तभी जाकर के ये पास कर गया। यदि इसको हम चेंज कर देते हैं, चलिए इसको हमने यहाँ पे कर देते हैं 30 और एंटर प्रेस करते हैं, तब देखिए इसका रिजल्ट आता है फेल। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल तैयार किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेटा मौजूद है। तो हम आपको यहाँ पे बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किस प्रकार आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ से 1 से 10 तक ही अभी फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे हम हाईलाइट सेल्स रूल पे ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये ऑटोमेटिकली नंबर लिया हुआ है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देते हैं 6, तो 6 से जो भी ज़्यादा संख्या होगा उसको ये हाईलाइट करके आपको दे देता है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो लेस देन है यानी कम है, बिटवीन यदि उसके बीच का संख्या, इस प्रकार से आप हाईलाइट सेल्स रूल का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से टॉप बॉटम रूल में आप जाएंगे तो टॉप 10 जो होंगे उसको ये सेलेक्ट कर देगा। इस प्रकार से ये काम करेगा। डेटा बार में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस नंबर का संख्या ज़्यादा होगा उसका डेटा ये कलर से प्रॉपर फिल कर देगा, जिसका कम होगा उसका कम फिल करेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि डेटा बार वर्क करता है। और यहाँ पे कलर स्केल भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जो नंबर कम होगा उसको आप देखेंगे कि रेड कलर मिला है और जिसका नंबर ज़्यादा है उसका यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे कई तरह के कलर फॉर्मेट से बांटा गया है जिसका आज यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन सेट्स की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के आइकॉन सेट्स भी दिए हुए हैं। जैसे हम इसका यूज़ करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसका नंबर कम है उसको डाउन एरो की मिलेगा, जिसका नंबर थोड़ा मिडिल में है उसको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और जिसका नंबर ज़्यादा है उसको अप एरो की मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नेटवर्क के जैसा भी यहाँ पे एक सेल आइकॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसका नंबर कम है उसका यहाँ पे नेटवर्क कम दिया गया है, जिसका नंबर ज़्यादा है उसका नेटवर्क का संख्या काफ़ी ज़्यादा फुल किया है। इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे एक और एडवांस यूज़ है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया था आइकॉन्स का नेटवर्किंग वाला, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ रहने देते हैं। और इस पर यदि हम लगाते हैं पूरे डेटा में यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर आइकॉन दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है। लेकिन यदि हमको सर्च करना है तब हम यहाँ पे कुछ नया यूज़ करते हैं। नॉर्मल फ़िल्टर देखिए काम कैसे करता है। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी सीरियल नंबर तक ही हमको चाहिए, या हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे नेम को सर्च करेंगे कि जैसे राजा यदि हम लिखते हैं, सिलेक्शन ऑल से हटा देते हैं और सर्च करते हैं यहाँ पे RAJA। इस प्रकार से हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए 1 मिला है, तो ये सेलेक्ट हो चुका है और सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो उस नेम से रिलेटेड जितना डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाता है। ये होता है नॉर्मल फ़िल्टर। लेकिन यदि जैसे हमने ये आइकॉन्स यूज़ किया है, इस प्रकार से यदि हम कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं और इस पर यदि हमको सर्च कराना है
तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे एडिटिंग के अंदर में, आप देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर आपको क्लिक करना है और कस्टम सॉर्ट पर आ जाना है। तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, तो हम एक बार क्या करते हैं, पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉलम मिलेगा, सॉर्ट ऑन मिलेगा और ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज़ किया है सीरियल नंबर पे, तो हम इसको सीरियल नंबर पे ही रहने देते हैं। अन्यथा आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज़ किया है वो है आइकॉन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर में देखिए, यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे हमको अलग 3-4 आइकॉन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि जो भी नेटवर्क आइकन हमने यूज़ किया है, कौन सा नेटवर्क पे हमको देखना है। तो देखिए जैसे सबसे ज़्यादा जिसका होगा केवल उसी का ही हमको शो करके दिखाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली ओके करेंगे। तब यहाँ पे देखिए कि जिसका ज़्यादा नेटवर्क था वो डेटा यहाँ पे टॉप में आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। और भी आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, इसके बारे में भी आपको हमारे इस चैनल पर आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यहाँ इसमें क्या होता है कि हम लोग न्यू रूल बनाते हैं, अपना कोई भी फार्मूला बना करके उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं एक्सेल में। साथ ही में हम जानेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को एक हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक में आपको करके दिखाते हैं। जैसे इस सेल में अभी कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, हम इसी पर राइट क्लिक करेंगे। यदि आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे ऐड हाइपरलिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या आप सिंपली इंसर्ट पर जाएंगे तब पर भी यहाँ पे आपको ऐड हाइपरलिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तब आप यदि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या आप इंसर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे केवल आपको एक लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी में होता है ऐड ए हाइपरलिंक। अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब डेस्कटॉप में देखेंगे हमारे पास बुक 1 नाम से एक एक्सेल का फाइल मौजूद है, हम सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। आप किसी भी फाइल को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हुआ कि एक ब्लैंक में हमने हाइपरलिंक बनाया। अब किसी भी टेक्स्ट को हम लिंक में बनाना चाहते हैं, जैसे ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी पर हमको हाइपरलिंक ऐड करना है। तब हम क्या करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और हम वही फाइल ले लेते हैं और ओके करेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि जो टेक्स्ट था वही एक लिंक में कन्वर्ट हो गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लिंक को हटाना कैसे है। सिंपली आप इस सेल पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिमूव हाइपरलिंक। जैसे हम रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तब आपका लिंक यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हम एक्सेल में कमेंट फंक्शन का यूज किस प्रकार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सेल में ज़्यादातर लोग कमेंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी सेल में अपने माउस को लेकर के जाते हैं तो उसमें यदि कोई इंपॉर्टेंट यदि हमने कमेंट ऐड किया होगा तो वो कमेंट यहाँ पे मेंशन होने लगता है। तो चलिए हम भी आपको एक करके दिखाते हैं। जैसे यही हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 10 का जो यहाँ पे फादर्स नेम है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई जो भी डेटा लिखा होगा, यदि आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं तब आप दे दीजिएगा, अन्यथा डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में जो भी मैसेज आपको देना है वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद में साइड में कहीं भी क्लिक कीजिएगा, वो कमेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जैसे ही हम माउस को उस सेल के करीब लेकर के जाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा कि वो कमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगा, जिससे हमको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने ये जो सेल बनाया था इसमें कोई चेंजेस करने हैं या कुछ भी मॉडिफाई करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट ऐड करके रख सकते हैं। अब यदि इसको हटाना है या इसका मैसेज को चेंज करना है तब देखिए आपको कैसे करना है। वापस से आप जाइएगा और इसी सेल में आपको राइट क्लिक करना है। यदि मैसेज चेंज करना है तब आप एडिट कमेंट पर क्लिक कीजिएगा। चलिए एक बार और हम लोग कर लेते हैं। एडिट कमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तब आप यहाँ पे मैसेजेस को चेंज कर सकते हैं।
और यदि आपको क्या करना है, मैसेज पूरा जो भी कमेंट आपने यूज़ किया है इसको आपको हटाना है, तब आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिलीट कमेंट। जैसे डिलीट कमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आपने जो भी कमेंट यहाँ पे ऐड किया होगा वो सारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कमेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि फ्रीज पैन का यूज किस लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी बड़े टेबल पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपको यह हेडिंग बार बार देखना पड़ता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, या कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आपको बार बार पेज को ऊपर आकर के उस चीज़ को देखना रहता है, जैसे हेडिंग हो गया या कोई भी डेटा आपको देखना है। तो बार बार आप पेज डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे देना पड़ेगा अप डाउन करने में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका फ्रीज पैन में छुपा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ तक हमने डिवाइड किया था, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमको ये जो डेटा है इसको फ्रीज कर देना है ताकि ये डेटा यहीं पे फिक्स रहेगा और हम नीचे काम कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पे चलिए व्यू में, और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रीज पैन का ऑप्शन। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फ्रीज पैन कर देते हैं, क्लिक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था ऊपर में जो था फ्रीज पैन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डेटा है ऊपर का हिस्सा ये फ्रीज हो चुका है। अब जैसे ही हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तब देखिए वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, और नीचे आप चाहें कितना भी नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका बार बार पेज अप डाउन करने का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आप इस तरीके से फ्रीज पैन का यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखिए इसको हटाना कैसे है, तो आप आ जाइएगा ऊपर पूरा, और जहाँ से हमने फ्रीज पैन लगाया था वहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर आकर के यहाँ पे अनफ्रीज पैन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रीज पैन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में चार्ट का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे हम कई तरह के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एक्सेल में चार्ट यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको एक टेबल पहले से तैयार करके रखना है, तभी आप यहाँ पे चार्ट का यूज कर पाएंगे। जब आप टेबल को तैयार कर लेंगे तब आपको क्या करना है, वापस से टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे चार्ट का एक पूरा सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कई तरह के चार्ट के फॉर्मेट यहाँ पे रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कई तरह के चार्ट के फॉर्मेट को रिकमेंड करता है। यदि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये रिकमेंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा ऑल चार्ट्स का फॉर्मेट। तो यहाँ पे जैसे हम कोई कॉलम चार्ट लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो फॉर्मेट आपको शो हो रहा है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वो चार्ट यहाँ पे आ चुका है जो चार्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था। तो हम इसको थोड़ा सा साइज इसका अप डाउन कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है इस चार्ट में कि हमने यहाँ पे ईयर लिया था, नेम लिया था और यहाँ पे टोटल सेल रिपोर्ट लिया था, जिससे हमको पता चल रहा है कि 2010 में इस व्यक्ति ने इतना सेल किया था, 2011 में इस व्यक्ति ने इतना सेल किया था। इस प्रकार से ये डेटा था बोल करके ये चार्ट आपको इस प्रकार से दिख रहा है। चार्ट में कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, कई तरह के हम इसमें डिज़ाइनिंग फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस पर हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यदि चार्ट के फॉर्मेट को यदि आपको चेंज करना हो, जैसे ये चार्ट कॉलम का है, हमको इसका चार्ट का फॉर्मेट ही चेंज करना है, तब इस पर राइट क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप कोई भी चार्ट इस पर ले सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लेते हैं पाई चार्ट और ओके कर देते हैं, तब देखिए ये पाई चार्ट के फॉर्मेट में आ जाता है। अब इसमें कई तरह के लेबल होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको चार्ट से रिलेटेड जो वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे एक नई तरीके का टेबल फॉर्मेट देख रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, मार्क्स है और इसका हमने टोटल और परसेंटेज निकाला हुआ है। दोस्तों इस टेबल का यूज़ हम लोग करेंगे गोल सेक के बारे में जानने के लिए। तो गोल सेक का यूज देखिए कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप कोई भी टारगेट रखते हैं, जैसे इसका परसेंटेज आया है 62% और इसका टारगेट होता है 75% का, तो इसको पता करना है कि हिंदी में कितने मार्क्स लाने पर उसका ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम गोल सेक का यूज करते हैं। देखिए अब आपको आ जाना है डेटा में
और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे आपको मिलता है गोल सेक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और सेट सेल में आप क्या कीजिएगा, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और टू वैल्यू जो भी आपका टारगेट होगा उसको आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देना है। बाय चेंजिंग इन ए सेल में आपको क्या करना है, जो ब्लैंक सेल है सब्जेक्ट वाला उस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा है कि आपका टारगेट पूरा हो जाएगा यदि आप हिंदी में 62 मार्क्स ले लेते हैं तो इस प्रकार से आप गोल सेक का यूज कर सकते हैं और आप छोटे मोटे टारगेट को इस प्रकार से आप बड़ी इजीली पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि डेटा वैलिडेशन का यूज किस किस प्रकार से हम लोग करते हैं एक्सेल में। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे ये एक बहुत लंबा डेटा है जिसमें हमको ये सिटी नेम को यहाँ पे फिल करना है, तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो मेरा टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा और ये काम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाएगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे और सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्लैंक सेल्स है जहाँ तक हमको डेटा फिलअप करना है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे इसको हम लोग लिस्ट कर देंगे और सोर्स में हम क्या करेंगे, जो सिटी नेम यहाँ पे मौजूद है इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक ड्रॉप डाउन आइकॉन बन जाता है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सिटी नेम जो भी थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। बाहर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, अब किसी भी सेल में हम जाकर क्लिक करते हैं तब यहाँ पे हमको वो ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हम इजीली जहाँ पे भी जो भी सिटी नेम को फिलअप करना है हम बड़ी आसानी से उसको फिलअप कर सकते हैं। और देखिए डेटा वैलिडेशन का और भी यूज़ है, जैसे हम यहाँ पे इसको वापस से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यस कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो सोर्स हमने लगाया था इसको यहीं रहने देते हैं। अब इनपुट मैसेज पर जाते हैं या एरर अलर्ट, ये दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन बन चुका है, यदि इस सिटी नेम के अलावा यहाँ पे हम कोई और एंट्री करते हैं तब ये हमको एक अलग ही एरर देगा। तो इसका टाइटल जो आप देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं एरर और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी मैसेज देते हैं कि डू नॉट एंटर एनी थिंग, ठीक है, इस प्रकार से मान के चलते हम लोग देते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टाइल क्या है, स्टॉप का, वार्निंग का, तो हम लोग वार्निंग जैसे देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तब यहाँ पे देखिए हेडिंग में आ गया एरर डू नॉट एंटर एनीथिंग, ये रिपोर्ट का आइकॉन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम नो करेंगे तब पर भी देखिए बार बार यहाँ पे आएगा, यस करेंगे तब जाकर के ये यहाँ पे एंट्री हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एरर अलर्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया डेटा वैलिडेशन यूज करने का, ये आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग जानते हैं पाइवोट टेबल का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं एक्सेल में। एक्सेल में पाइवोट टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका यूज़ आपको हर फील्ड में करना ही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से टेबल हमारे पास मौजूद है। हम सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पाइवोट टेबल, इस पर आपको क्लिक करना है और फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल होता है टेबल फील्ड का, यानी कि पाइवोट टेबल फील्ड का। इसको आप समझ लेते हैं तो आप इजीली पाइवोट टेबल का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ईयर, नेम और टोटल सेल जो हमने तैयार किया था उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो टेबल आ चुका है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 तरह के बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, इसी को आपको मेनली समझना है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नेम वाला यहाँ पे रोस में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेम का डेटा है वो सारा रोस में आया है। यदि हमको इसको कॉलम में लाना है तब हम इसको ड्रैग करेंगे, कॉलम में ले जाएंगे, तब यहाँ पे नेम सारा कॉलम में आ जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं दिख रहा है तो हम इसको वापस से रो में ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेटा काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ टोटल सेल जो आ रहा है, इसमें अभी देखिए ये वाला सम ऑफ टोटल सेल, यानी कि जो भी सेल रिपोर्ट हमने लिया था उसका ये टोटल करके आपको बता रहा है।
साथ ही में जो हमने ईयर लिया था ये उसका भी टोटल कर दे रहा है, लेकिन हमको ईयर में टोटल नहीं करना है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं ईयर को और यहाँ पे कॉलम में ले चलते हैं। जब हम कॉलम में लेके जाएंगे तब आप देखेंगे कि 2010 में इस व्यक्ति ने इतना सेल किया था, 11 में इतना, 12 में इतना, इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे हम इसको फिल्टर कराना चाहते हैं तब ईयर को हम पकड़ के सीधा फिल्टर में ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि 2014 का यहाँ पे पूरा सेल रिपोर्ट बताएगा। ओके करेंगे तो 2014 में सुजीत कुमार ने 3500 का सेल किया था। उसके बाद 2011 का देखना है, ओके कीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि आप इसमें टोटल कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, यदि आपको कुछ भी निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू फील्ड सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप देखिए अभी ये टोटल कर रहा था सम। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अभी फिल्टर हटा देते हैं, ऑल रख देते हैं। अब इस पे जाते हैं और व्यू फील्ड पे, अब देखिए यहाँ पे ये सम था, तब इसका टोटल बता रहा है। यदि हम मैक्सिमम कर देते हैं और ओके करते हैं तब जो मैक्सिमम सेल हुआ था हाईएस्ट वो बताएगा। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाइवोट टेबल का आप यूज कर सकते हैं और अपने कोई भी रिपोर्ट को यदि शो कराना होगा तो आप इजीली आप उस चीज़ को यहाँ पे शो करा सकते हैं। दोस्तों आज के इस एक्सेल के बेसिक ट्यूटोरियल में आपने जाना कि कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल को यूज़ करते हैं और उसके बेसिक फंक्शंस के बारे में। आगे आपको यहाँ पे एक्सेल में एडवांस तरीके से आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में जानेंगे, जिस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम वो वीडियो डालेंगे तो आपको वह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।